सर न्यूटन जब हमारी फिजिक्स की दुनिया में आए तो उन्होंने काफ़ी चीज़ों को बहुत बदल के रख दिया। एक्चुअल में फिजिक्स की स्टार्टिंग या फिजिक्स को समझना इतना इजी या फिर टफ जैसे भी हुआ, न्यूटन साहब का इसमें बहुत ज़्यादा रोल रहा है। अब वो रोल उन्होंने अलग अलग फील्ड में अलग अलग रोल दिया है। अपना ऑप्टिक्स में भी इनका बहुत ज़्यादा रोल है, और इधर हम बात करें अपने क्लासिकल फिजिक्स या मैकेनिक्स में तो इसमें भी बहुत ज़्यादा उनका रोल है। फिलहाल आज हम कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की बात करेंगे, जहाँ न्यूटन्स लॉ को कुछ यूज आएगा। वहाँ आपको समझना पड़ेगा कि न्यूटन्स ने क्या लॉ दिए थे अपने। तो फिजिकली या फिर हमारे प्रैक्टिकल लाइफ में भी इनका काफ़ी यूज़ किया जाता है। कैसे, कहाँ, कब। इन्होंने 3 फंडामेंटल लॉ दिए हैं अपने। यूनिवर्सल लॉ बन चुका है। क्यों? क्योंकि हर जगह ये मोस्ट ऑफ द केसेस में ये वैलिड हो जाता है। वो लॉ आपको पता होगा, सर न्यूटन ने हमारे क्या 3 फंडामेंटल लॉ दिए हैं। फिलहाल कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की बात करते हैं। हेलो गाइस, मेरा नाम नैन्सी श्रीवास्तव। वेलकम टू माय चैनल न्यू बिगनिंग। तो आवर टॉपिक इज कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो बिफोर डिस्कसिंग अबाउट दिस टॉपिक, हमें थोड़ा बात करना चाहिए न्यूटन्स के लॉ की। तो न्यूटन साहब ने 3 लॉ दिए थे। अगर हम न्यूटन्स के लॉ की बात करें, ब्रीफ स्टडी नहीं बट ओवरऑल आपको पता होना चाहिए कि क्या लॉ थे। लॉ ऑफ इनर्शिया इनका पहला लॉ था। सेकेंड लॉ इनका था, जिसको हम लोग F इज इक्वल्स टू एम ए कहते हैं। एक्चुअल में ये लॉ नहीं होता है, ये हमारा लॉ होता है, ये इसका डेराइव फॉर्म होता है। एक्चुअल में हमारा क्या होता है लॉ? चेंज इन मोमेंटम से विद रिस्पेक्ट टू टाइम मोमेंटम में जो चेंज हो रहा है वो हमारा फोर्स को बताता है। एक्चुअल में जो है न्यूटन्स का सेकेंड लॉ यही होता है, बट इसका डेराइव फॉर्म होता है ये F इज इक्वल्स टू एम ए। कैसे डेराइव होता है, छोटा सा आपको इसका डेरिवेशन दिखाते हैं। अब अगर हम इसकी डेरिवेशन की बात करें कि इस लॉ से ये कैसे आता है, तो आप लोग जरा देखो। F इज इक्वल्स टू, हमारा मोमेंटम कैसे डिफाइन होता है? मोमेंटम हमारा डिफाइन होता है मास और वेलोसिटी का जो प्रोडक्ट होता है। तो मास और वेलोसिटी का प्रोडक्ट ही हमारा मोमेंटम को डिफाइन करता है। ठीक है, वेलोसिटी पे मैंने वेक्टर लगाया। क्यों? क्योंकि वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी। अब यहाँ से आप लोग देखो, यहाँ से हमारा मास जो है कांस्टेंट हो जाएगा, और हम क्या करेंगे? डिफरेंशिएट करेंगे v का। तो ये हमारा मोमेंटम को डिफाइन किया, और ये हम v को डिफरेंशिएट कर रहे हैं। तो बट आप लोग ये बताओ, चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम क्या होता है? मैंने अपने लास्ट लेक्चर में आई थिंक बात की थी चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम की। अगर हम बात करें तो ये हमारा एक्सेलरेशन देता है। एक्सेलरेशन इज ऑल्सो अ वेक्टर क्वांटिटी। तो इस वजह से ये न्यूटन्स का डेराइव फॉर्म आता है। यहाँ देखो आप F के इक्वल एम ए आया, तो ये डेराइव फॉर्म होता है। बट हमारा जो एक्चुअल लॉ होता है न्यूटन का सेकंड लॉ, वो चेंज इन मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम होता है, जो फोर्स को डिनोट करता है, एक्सटर्नल फोर्स को। और जो थर्ड हमारा लॉ होता है एक्शन रिएक्शन का। थर्ड लॉ हम लोग एक्शन रिएक्शन के नाम से जानते हैं। एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एम अपोजिट रिएक्शन। तो यहाँ पे जैसे आप लोग इसको ऐसे लिख सकते हो, F12 इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ F21। 1-2 मतलब कौन सा फोर्स किस पे अप्लाई हो रहा है, ये इसको डिनोट करता है। तो सर न्यूटन ने हमारे ये 3 फंडामेंटल यूनिवर्सल लॉ दिए थे। इसी का हम जब कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को डिफाइन कर रहे हैं, इसके सेकेंड लॉ को जानना बहुत जरूरी था। इस वजह से मैंने इसको डिस्कस किया। फिलहाल आप लोग सेकेंड लॉ जानिए, और थर्ड लॉ से भी इसका कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का कॉन्सेप्ट आता है। कैसे आता है वो आप लोग जरा देखो। हम लोग मोमेंटम को कैसे डिफाइन करते हैं? अगर हम किसकी बात कर रहे हैं, हम लीनियर मोमेंटम की बात कर रहे हैं। देयर इज 2 टाइप ऑफ मोमेंटम। मोमेंटम के टाइप्स की अगर बात करें, तो कितने टाइप के होते हैं? पहला टाइप होता है लीनियर मोमेंटम, दूसरा होता है एंगुलर मोमेंटम। फिलहाल अपने इस वीडियो में हम बात करेंगे लीनियर मोमेंटम। लीनियर मोमेंटम को समझने के पहले हम इसमें कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की बात कर रहे हैं।
इसका मतलब आपको सबसे पहले कंजर्वेशन समझ में आना चाहिए। कंजर्वेशन क्या होता है, कोई भी चीज कंजर्व कैसे होती है, कंजर्व होने का मीनिंग क्या निकलता है, देन उसके बाद हम कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को समझते हैं। कंजर्वेशन की मीनिंग की अगर हम बात करें तो इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए कि कंजर्वेशन क्या होता है, कंजर्व कोई चीज कैसे रहती है, उसका मीनिंग क्या होता है, तो आप मेरा पिछला वीडियो चेक कर सकते हैं। उस वीडियो का लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, तो यू कैन चेक वेयर। और अब हम अपने बात करेंगे आज के कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम की। तो सबसे पहले आप देखो लीनियर मोमेंटम डिफाइन कैसे होता है। अगर इसकी डिफाइन की बात करें तो डिफाइन कैसे होता है, मोमेंटम डिफाइन किया जाता है मास और वेलोसिटी पे। तो और ये देखो आप लोग, ये वेलोसिटी मोमेंटम की डायरेक्शन की अगर हम बात करें कि यहाँ पे मोमेंटम का डायरेक्शन क्या है, तो आप देखो मोमेंटम का डायरेक्शन वही होगा जो यहाँ पे वेलोसिटी का डायरेक्शन होगा। Suppose a particle has mass m and moving with velocity v, then the linear momentum is defined as this. यहाँ पे आप लैंग्वेज में अगर लिखना चाहो तो लिख सकते हो, Suppose a particle which has mass m and moving with velocity v, then the momentum of that particle is defined as this. तो लैंग्वेज में आप इसे लिखना चाहो तो लिख लो, बट फिलहाल मोमेंटम इस तरह से डिफाइन किया जाता है कि वेलोसिटी और मास का प्रोडक्ट होता है। तो यहाँ से आप लोग देखो, या इसकी डायरेक्शन क्या होगी, अगर कोई आपसे इसकी मोमेंटम की डायरेक्शन पूछे तो सबसे पहले उससे क्वेश्चन करना कि जिस पार्टिकल का मूवमेंट हो रहा है वो किस वेलोसिटी से, वो उस वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या है। तो जो उस वेलोसिटी की डायरेक्शन होगी वही उसके मोमेंटम की डायरेक्शन हो जाएगी। तो कंफ्यूज कभी मत होइए, कभी भी आपसे कोई डायरेक्ट मोमेंटम की डायरेक्शन पूछे तो आप लोग सबसे पहले उस मूविंग पार्टिकल की वेलोसिटी का डायरेक्शन पूछिएगा। तो उसी से डिफाइन होता है कि हमारे मोमेंटम का डायरेक्शन क्या है। फिलहाल यहाँ तक आप लोग नोट करिए, देन उसके बाद हम बात करते हैं कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की। प्लीज हैव अ नोट। जैसे कि मैंने डिफाइन किया कि मोमेंटम डिफाइन होता है वेक्टर p इज इक्वल्स टू m वेक्टर v। इस तरह से मोमेंटम को डिफाइन किया जाता है, इन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी इज द डायरेक्शन ऑफ मोमेंटम। बट ये एक सिंगल पार्टिकल के लिए है कि एक पार्टिकल आपने माना, सपोज अ पार्टिकल, ठीक है, इसका मास आपने m सपोज किया, v वेलोसिटी से ये मूव करता है, ठीक है। अब इसका मोमेंटम कैसे डिफाइन करोगे, इस तरीके से। बट आप देखो मोमेंटम, यहाँ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम हम लगा रहे हैं, कब लगाएंगे, किस कंडीशन पे लगाएंगे कि मोमेंटम का कंजर्वेशन क्या हो रहा है, कि मतलब कंजर्वेशन का मतलब कि कांस्टेंट हो रहा है, कि आप देखो टाइम के रिस्पेक्ट में कांस्टेंट। जैसे न्यूटन्स के, यहाँ से आप देखो न्यूटन्स के अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स सेकेंड लॉ क्या होता है, फोर्स जो है इक्वल होता है चेंज इन मोमेंटम के, dp ओवर dt। तो इस लॉ से आप देखो चेंज इन मोमेंटम के इक्वल होता है। बट ये एक्सटर्नल फोर्स को अगर हम जीरो कर दें, यहाँ पे अगर हम एक्सटर्नल फोर्स को जीरो कर दें, सपोज दिस इज अ बॉडी विच हैज मास m एंड मूविंग विद वेलोसिटी v, ये एक इसका मास m है, वेलोसिटी v से मूव कर रहा है। बट अगर इसमें हम कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ही ना करें, क्यों, मोमेंटम में चेंज कैसे होगा, इसकी वेलोसिटी बदलेगी। अगर आप मास किसी बॉडी का अगर फिक्स कर दो, जैसे कोई स्टोन है, उसका मास आप जानते हो, बस उसके मोमेंटम में चेंज कब होगा, जब आप उसकी वेलोसिटी बदलोगे। और वेलोसिटी कब बदलेगा, आप जो फोर्स लगा रहे हो उस पर डिपेंड करेगा कि उसकी वेलोसिटी कब बदल रही है। अगर वेलोसिटी बदल गई तो वो मोमेंटम को बदल देगा। बट कंजर्वेशन में क्या बदलना नहीं है, तो इसकी वेलोसिटी बदलनी नहीं चाहिए। और वेलोसिटी कैसे बदलेगी, अगर आप इसे एक्सटर्नल फोर्स लगाओगे। एक्सटर्नल फोर्स लगाओगे जैसे कि एक यहाँ पे एक रिजिड बॉडी है, रिजिड बॉडी मतलब जैसे आप लोग मान लो यहाँ पे एक ईंट रखी है, ठीक है, उसका वो धीरे धीरे मतलब हम उसको पहले मूव करते हैं, फोर्स एक्सटर्नल लगा रहे हैं उस पर, वो मूव कर रही है। बट अगर उसकी वेलोसिटी हम चेंज करें, कैसे चेंज करेंगे उसकी वेलोसिटी, हम उस पर हाई प्रेशर अप्लाई करेंगे, हाई फोर्स अप्लाई करेंगे, तभी तो उसकी वेलोसिटी चेंज होगी, वो ज्यादा तेजी से मूव करेगा, तो वेलोसिटी चेंज हो जाएगी, मींस दैट उसका मोमेंटम चेंज हो गया। बट अगर हमें इसकी वेलोसिटी चेंज नहीं करनी है, इसका मतलब हमें एक्सटर्नल फोर्स को जीरो करना पड़ेगा। मतलब कि कोई एक्सटर्नल फोर्स हम अप्लाई नहीं कर रहे हैं, तो मतलब जिस वेलोसिटी से वो मूव कर रहा है उसी वेलोसिटी से करेगा। तो अगर हम एक्सटर्नल फोर्स को अगर हम जीरो कर दें, यहाँ पे अगर हम F को जीरो कर दें, तो यहाँ से आप देखो क्या निकल के आएगा। अगर F जीरो तो यानी कि dp ओवर dt भी जीरो,
और ये जीरो dp ओवर dt मतलब जीरो। अब देखो मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम जीरो हो गया, इसका मतलब आप ये यहाँ से ये हो गया कि मोमेंटम जो है हमारा कांस्टेंट हो गया। ठीक है, यहाँ से विद रिस्पेक्ट टू टाइम मतलब टाइम के साथ डी ओवर dt का मतलब क्या हो, चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो जब मोमेंटम टाइम के साथ जीरो हो गया, चेंज उसका जीरो हो गया, तो जब टाइम के साथ चेंज जीरो हो गया मतलब वो बदला नहीं मतलब कांस्टेंट है। एंड देन कांस्टेंट मींस वो कंजर्व है। अभी तक हमने बात की कि वेक्टर p, यहाँ पे हमने बात की वेक्टर p कांस्टेंट हो गया, कांस्टेंट मीन दैट कंजर्व हो गया। ठीक है, कंजर्व कब हुआ, कंडीशन कंजर्वेशन की यहाँ पे क्या हुई, इन द अब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फोर्स द मोमेंटम इज कांस्टेंट। यहाँ पे अगर आप लिख दो इन द absence of external force the momentum is constant and conserved। ऐसा कब आया, अभी हम मैंने बताया कि क्या है, F एक्सटर्नल फोर्स के एब्सेंस में अगर हम एब्सेंस मतलब जीरो कर दें देन मोमेंटम इज कांस्टेंट। क्यों, क्योंकि चेंज ऑफ मोमेंटम हमारा जीरो हो गया मतलब मोमेंटम हमारा कांस्टेंट हो गया, कांस्टेंट मीन दैट कंजर्व हो गया। ये तो सिंगल पार्टिकल की बात की है, बट अगर हम देयर आर सो मेनी पार्टिकल विच हैज मास m1, यहाँ पे आप सपोज करो जैसे कि बहुत सारे पार्टिकल्स हैं, ठीक है, आइसोलेटेड सिस्टम में बहुत सारे पार्टिकल हैं, इसका क्या है मास m1 है, v1 वेलोसिटी से मूव करता है, इसका मास m2 है, v2 वेलोसिटी से मूव करता है, इसका मास m3 है, v3 वेलोसिटी से मूव करता है। So there are so many particle which has their own mass and velocity। तो यहाँ पे आप लोग देखो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम तो सबका वैसे ही डिफाइन करेंगे कि मास एंड वेलोसिटी का प्रोडक्ट करेंगे तो मोमेंटम आएगा। बट अगर आप देखो यहाँ पे हर किसी का मोमेंटम इंडिविजुअली अलग अलग हो जाएगा। कैसे, इसका मास m1 एंड वेलोसिटी v है, तो इसके लिए फॉर दिस पार्टिकल मोमेंटम कैसे डिफाइन होगा, अगर हम इसको p1 माने तो इसका मोमेंटम डिफाइन होगा m1 v1 से, एंड दिस अगर हम इसे p2 माने तो इसका मोमेंटम डिफाइन होगा m2 v2 से। सिमिलरली देयर आर सो मेनी पार्टिकल। तो यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे अगर आप देखो तो अगर हम pn मतलब बहुत सारे आपके ये, तो ये डिफाइन कैसे होगा, m1 mn and vn, इस तरह से डिफाइन होगा। तो बहुत सारे पार्टिकल है, इनका इंडिविजुअली आपका मोमेंटम ऐसे डिफाइन किया गया है। तो अगर हम सब की मोमेंटम की बात करें तो यहाँ हमें क्या करना पड़ेगा, इन सबका वेक्टर सम करना पड़ेगा। अगर इतने सारे पार्टिकल के अलग अलग मोमेंटम की हम बात करें तो क्या हमें सारे मोमेंटम का सम चाहिए, यानी टोटल मोमेंटम चाहिए, तो हमें इसका वेक्टर सम करना पड़ेगा। वेक्टर सम करने के लिए आपको वेक्टर सम पता है, वेक्टर p इज इक्वल्स टू वेक्टर p1 प्लस वेक्टर p2 प्लस वेक्टर p3 वेक्टर pn। तो अगर इसमें भी हम एक्सटर्नल फोर्स ना लगाएं, एक्सटर्नल फोर्स के अगर एब्सेंस कर दें यहाँ पे, आप पूरे को अगर pi मानो तो अगर हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं, वेक्टर p इज इक्वल्स टू समेशन ऑफ pi। यहाँ पे क्या सबका समेशन ही तो हो रहा है, सब ऐड ही तो हो रहा है, वेक्टर सम है एंड समेशन ऑफ pi। बट अगर हम यहाँ पे आप लोग को देखो, एक कंडीशन मैंने बताई एंड दैट कंडीशन इज कि एक्सटर्नल फोर्स की एब्सेंस में, यानी dp ओवर dt हमारा जो होगा ये एक्सटर्नल फोर्स जीरो हो जाएगा। तो यहाँ से आप देखो तो हम एक्सटर्नल फोर्स की एब्सेंस में यानी dp ओवर dt जीरो करेंगे। क्यों, एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फोर्स यानी F इज इक्वल्स टू हमें जीरो दिखाना है एंड द according to Newton's second law F is equals to dp over dt and F is zero means that dp over dt जीरो हो गया। चेंज इन मोमेंटम हम जीरो कर रहे हैं, तो यहाँ पे आप देखो d ओवर dt और ये क्या pi है, देन समेशन ऑफ pi इज इक्वल्स टू जीरो, मतलब pi भी यहाँ पे जीरो। मतलब कि कंजर्वेशन जो है लॉ हमारा अगर होगा अगर बहुत सारे सिस्टम, बहुत सारे पार्टिकल हैं एक सिस्टम में, आइसोलेटेड सिस्टम में, बट अगर हम वहां पे फोर्स को, एक्सटर्नल फोर्स को जीरो कर देते हैं, मतलब एक्सटर्नल फोर्स को अगर मैंने जीरो कर दिया तो नॉट ओनली है सिंगल पार्टिकल बल्कि ऑल पार्टिकल्स आर कंजर्व, मोमेंटम इज कंजर्व। तो यहाँ से कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का कॉन्सेप्ट आया
एंड यहाँ से आप लोग देखो एक चीज और निकाल सकते हो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की। यहाँ से एक चीज आप निकाली जा सकती है कि अगर दो पार्टिकल्स की बात हो रही है, अगर कंजर्वेशन में है तो क्या दोनों का वेक्टर सम क्या होगा, P1 P2 0 हो जाएगा। तो यहाँ से आप देखो P1 इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ P2 हो जाएगा। तो कैसे, आप लोग मान लो कि हमारे पास दो पार्टिकल हैं, दो पार्टिकल हमारे पास है एंड इसकी वेलोसिटी हमें मास हमारा m1 है, वेलोसिटी v1 है। इसके पास हमारा सिर्फ मास m2 है, वेलोसिटी अननोन है, नहीं पता है हमें। एंड अगर ये कह रहे हैं ये कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम में है, मतलब इसका मोमेंटम कंजर्व है, P1 प्लस P2 इज इक्वल्स टू 0 है। देन यहाँ से आप लोग निकाल सकते हो, क्या निकाल सकते हो कि अगर कंजर्वेशन में है तो इस चीज को फॉलो करेगा। तो m1 v1 हमारा क्या हो जाएगा, इज इक्वल्स टू हो जाएगा माइनस ऑफ m2 v2। वो एक टाइम के लिए मान लो इसका जो हमारे पास वेलोसिटी है वो v2 है। यहाँ से आप इसकी वेलोसिटी निकाल सकते हो, कैसे, v2 इज इक्वल्स टू m1 v2, ये अगर माइनस इधर ट्रांसपोज करो और m2 इधर करो तो यहाँ से इसकी वेलोसिटी इजीली फाइंड आउट की जा सकती है। तो ये सब बेनिफिट्स होते हैं कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के आइसोलेटेड सिस्टम के लिए। एंड अगर थर्ड लॉ से भी इसको डिफाइन किया जा सकता है। अर्थ की बात करें, अर्थ पे कोई पार्टिकल फॉल होता है तो आप लोग कहोगे ग्रेविटी उस पर फोर्स लगा रही है, अपना एक्सटर्नल फोर्स लगा रही है। तो बट आप देखो अगर हम पूरा एक सिस्टम मान ले ग्रेविटी को और पार्टिकल को भी, तो वहां से वो चीज पूरी कंजर्वेशन में आ जाती है। कैसे कंजर्वेशन में आ जाती है, क्यों, क्योंकि ग्रेविटी अपना जितना फोर्स उस पार्टिकल पे लगाती है, उस पार्टिकल भी ग्रेविटी पे उतना ही फोर्स लगाता है। क्यों लगाता है, अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ। थर्ड लॉ न्यूटन का क्या कहता है, देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो आप जितना ही एक्शन करोगे इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन उसको आप पे आएगा। तो इस वजह से कंजर्वेशन ऑफ लॉ इस तरह से हमारा होल्ड करता है। आई होप आपको ये समझ में आएगा। अपने नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कोलिजन की, टाइप्स ऑफ कोलिजन की। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, बाय बाय।